हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ये जीवन है। तो चलिए आज आपको एक और नई कहानी सुनाते हैं। कहानी बहुत ही इमोशनल है, आप सुनकर रोने लगेंगे। तो चलिए फिर कहानी को जल्दी शुरू कर लेते हैं। जो लोग पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने लव मैरिज की थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मेरे दिल में सभी लड़कियों की तरह पहली रात को लेकर बहुत अरमान थे। मैं सज धज कर कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मुझे आहट हुई, मैं तुरंत खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने अपने पति की तरफ देखा और वह जिस हालत में था, देखकर मैं अपने होश खो बैठी। और फिर उसने मुझे ज़ोर ज़ोर से, आज से पहले किसी औरत के साथ यह ना हुआ होगा जो मेरे साथ शादी की पहली रात को। यह मेरी बर्बादी का पहला। मेरा नाम मंजू है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरा एक छोटा भाई है। हम लोग एक अच्छे संपन्न परिवार से हैं। मुझे बचपन से ड्राइंग का बहुत शौक़ था। 5th क्लास में ही मैंने ड्राइंग कंपटीशन में टॉप किया था। पापा को मेरा शौक़ पता था, इसलिए जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती, वह मुझे तुरंत ला कर देते। मैं जितनी खूबसूरत ड्राइंग बनाया करती थी, उतनी ही खूबसूरत मैं खुद भी थी। अब मैं 10वीं क्लास में थी। हमारे पूरे मोहल्ले में मेरी ड्राइंग के बहुत चर्चे थे। अब मैं पूरी तरह एक आर्टिस्ट बन चुकी थी। आसपास के लोग अपने बच्चे को मेरे पास ड्राइंग सीखने के लिए भेजा करते थे। पूरे मोहल्ले में मेरा नाम हो गया था। 12th में आते आते मैंने अच्छा खासा एक कोचिंग सेंटर खोल लिया था और बच्चों को मैं ड्राइंग सिखाया करती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफ़ान आने वाला है। जैसे कि हर लड़की के साथ होता है, इस उम्र में मेरे साथ भी हुआ। मुझे भी किसी से प्यार हो गया। मेरे स्कूल के पास ही एक लड़का रहा करता था। वह मुझे रोज़ आते जाते देखता और न जाने कब मैं भी उसकी तरफ आकर्षित हो गई और हम दोनों में प्यार हो गया। हम 1 साल तक बहुत घूमे, बहुत सारी प्यार की बातें की। वह मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने अपने बाप को कहा कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है। मेरे माँ बाप उस समय बहुत गुस्सा हुए। मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया कि तुम्हारा करियर बनाने का टाइम है और तुम्हारे लड़का अगर ढूंढना भी होगा तो हम ढूंढ लेंगे। हम एक अच्छे परिवार से हैं। जबकि वह लड़का कुछ खास नहीं कमाता था, लेकिन प्यार का भूत मेरे सर पर ऐसा सवार था कि मैंने अपने पापा की एक बात न मानी। लाख समझाने के बाद भी मैंने अपने पापा को साफ साफ कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। पापा क्या करते, उन्होंने मेरी हाँ में हाँ मिला दी। अपने बच्चों के सामने कई बार माँ बाप को झुकना ही होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही हूँ और मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह होने वाली है। आप मेरी कहानी सुनेंगे तो आप रोने ज़रूर लगेंगे, ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि मेरे दुखों का सिलसिला मेरी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक ख़त्म नहीं हुआ था। और एक दिन आया जब मेरी शादी विशाल से हो गई। मैं बहुत से सपने लेकर ससुराल आई थी। आज मेरी पहली रात थी। मैं कमरे में सज धज के बैठी थी। विशाल मेरे लिए अनजान नहीं था। 1 साल हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया था। बहुत सारे वादे किए थे। आज तक मैंने विशाल को एक अलग ही रूप में देखा था। उसमें कोई ऐब नहीं था। लेकिन जैसे ही आज मेरा पति मेरे कमरे में आया तो उसने शराब पी हुई थी। मैं देखकर हैरान हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये विशाल है। मैंने बस उससे इतना ही कहा कि विशाल, तुमने शराब क्यों पी है। इतना कहना था कि विशाल गुस्से में आ गया और उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। यह सब इतना अचानक हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। विशाल ने मुझे क्यों मारा, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मैंने बस इतना ही कहा था कि तुमने शराब क्यों पी है। आज से पहले मैंने तुम्हें शराब पीते कभी नहीं देखा। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। उसने पूरी रात मुझे मेंटली और फिजिकली बहुत टॉर्चर किया। अगली सुबह मैं किसी से क्या बताती कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने लव मैरिज जो की थी, मैं अपनी सास से कुछ नहीं कह सकती थी। घर में रीति रिवाज चल रहे थे, मेरा किसी रीति रिवाज में ध्यान ही नहीं था। मुझे तो एक इतना बड़ा धक्का लगा था कि यह मेरे साथ क्या हो गया। अगले दिन पग फेरे के लिए मैं अपने घर गई। मैंने माँ को भी कुछ नहीं बताया था। बताती तो किस मुँह से बताती। मैंने लव मैरिज की थी। अब तो विशाल का यही काम रहने लगा और रोज़ रात को शराब पी कर आता। धीरे धीरे उसने काम करना भी छोड़ दिया। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था। आज मुझे अपने पापा की एक एक बात याद आ रही थी। मेरी शादी को 1 महीना ही गुजरा था और मुझे अपनी शादी से इतने दुख मिल चुके थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। दिन बीतते गए। इन दिनों में कुछ अच्छे पल थे तो कुछ दुख भरे। बस ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी। इसी बीच में प्रेग्नेंट हो गई। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। विशाल शराब पी कर आया था। मैं बेड पर लेटी हुई थी। अचानक से वह मेरे पास आकर बैठा और उसने लेटने की कोशिश की।
और मुझे एक ज़ोरदार धक्का देकर बेड से गिरा दिया और मैं नीचे गिर गई। भगवान का शुक्र था कि मैं पीठ के बल गिरी थी। मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ, शायद उसे इस दुनिया में आना था। इसी बीच मैंने अपना काम नहीं छोड़ा था, क्योंकि हम दोनों एक ही मोहल्ले के थे, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट थे वह यहाँ भी आया करते थे। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। शायद यही वजह थी कि विशाल को मेरे काम से चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि लोग मुझे बहुत जानने लगे थे। लोग विशाल को मेरे नाम से जानने लगे थे। शायद उसकी ईगो हर्ट होने लगी थी। वह और ज़्यादा चिड़चिड़ा रहने लगा था, मुझे और ज़्यादा मारने पीटने लगा था। खैर, इसी तरह मेरी बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम मैंने सृष्टि रखा। यह घर उतना बड़ा नहीं था जितना मेरा घर। मेरी सास ने धीरे धीरे मुझे टोकना शुरू कर दिया कि ये सब काम बंद करो, यहाँ कोई जगह नहीं है इतने बच्चों को आने के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा डलवा देती हूँ, क्योंकि पैसा मैंने बहुत इकट्ठा कर लिया था। अच्छी अर्निंग हुआ करती थी मेरी कोचिंग से। मैंने अपने 10 लाख रुपए खर्च करके ऊपर एक फ्लोर डलवाया। फ्लोर का डलना था कि मेरे ससुराल वालों ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि तू यहाँ से निकल जा। उस टाइम मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट थी। वह नहीं चाहते थे कि मैं अपना काम आगे जारी रखूँ। मैंने उनसे कहा कि जो मैंने ऊपर पैसे लगाए हैं तो मुझे इस कमरे में रहने दीजिए, पर मेरी सास ने मेरी एक ना सुनी। पति को तो मेरी अब कोई परवाह ही नहीं थी। वह मेरे लिए क्या करता, वह तो बस शराब के नशे में धुत रहा करता था। बात बात पर चिड़चिड़ाता था। हमारी लड़ाइयाँ रात दिन होने लगी थी। इसी बीच मेरी दूसरी बेटी भी हो गई। अब तो मेरी सास को जैसे पता नहीं क्या हो गया था। वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मेरा रहना यहाँ दुश्वार हो गया था। एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। मैंने अपनी सास से कह दिया कि मुझे मेरे 10 लाख रुपए दे दीजिए, मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। मुझे विशाल से तलाक चाहिए। लेकिन मेरी सास और मेरे पति ने साफ साफ मना कर दिया कि तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा, यह हमारा घर है। उस रात मैं बहुत रोई और वहाँ से अपनी दोनों बच्चियों को लेकर अपने घर के लिए निकल गई। रात के 12 बज रहे थे। मेरा घर पास ही था, क्योंकि मैंने अपने मोहल्ले में ही शादी की थी। भाई ने मुझे ऊपर से देखा तो माँ से कहा कि नीचे दीदी खड़ी है। मैं माँ के गले लगकर बहुत रोई। मैंने माँ को सारी बात बताई। इतने में पिताजी भी आ गए। पिताजी ने कहा, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, लेकिन तूने अब तक हमारी सारी बातें क्यों नहीं बताई। मैंने कहा, पिताजी मैं किस मुँह से बताती, मैंने अपनी मर्जी से शादी जो की थी। आज मुझे समझ आ रहा है कि माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते। हमें अपने माँ बाप की बात हमेशा माननी चाहिए। लेकिन मेरे दुखों का पहाड़ अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मेरे भाई और पापा ने मिलकर मेरी तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल कर दी। पापा की बहुत अच्छी जान पहचान थी, इसलिए मुझे तलाक भी बहुत जल्दी मिल गया। लेकिन मेरी सास ने फिर से एक चालाकी खेली। उसने अपने बेटे को अपनी जान पहचान की एक डॉक्टर से पागल की रिपोर्ट बनवाकर उसे पागल करार कर दिया, ताकि वह मुझे खर्चा पानी ना दे सके। विशाल की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलना था, क्योंकि वह पागल था और मुझे खर्चा पानी नहीं दे सकता था। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपना काम जारी रखा। मेरे काम में कुछ भी फ़र्क नहीं आया था। मैं बहुत पैसा कमा रही थी। अब मैं अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। इस तरह 6 महीने गुजर गए। इसी दौरान मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि तुम अभी जवान हो, पूरी ज़िंदगी कैसे काटोगी, दूसरी शादी कर लो। अभी मेरी बेटी सिर्फ 5 साल की थी और छोटी 2 साल की। लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि जब मेरी पहली शादी से मुझे इतना दुख मिला है तो दूसरी शादी करने का क्या फ़ायदा। लेकिन उसके ज़्यादा कहने और माँ के जोर देने पर मेरे भाई ने मेरी प्रोफाइल मैट्रिमोनी साइट पर डाल दी। मैंने बहुत सी प्रोफाइल चेक की, लेकिन सभी को सिर्फ मुझसे रिश्ता रखना था। मेरी बच्चियों को कोई नहीं अपनाना चाहता था। कम से कम 100 प्रोफाइल चेक करने के बाद एक ऐसा रिश्ता मिला जो मेरी बेटी और मुझे दोनों को अपनाना चाहता था। वह एक सोशल वर्कर था। मैंने उससे मिलने के लिए घर बुलाया। उसने एक ही दिन में माँ बाप को इतना इम्प्रेस किया कि मेरे माँ बाप उससे बहुत खुश हुए। फिर भी कहते हैं ना कि दूध का जला छाय भी फूंक कर पीता है। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे 1 हफ़्ता लगातार मिलना चाहती हूँ, ताकि मैं उसको अच्छी तरह जान सकूँ। हम 1 हफ़्ता मिले। उस 1 हफ़्ते में उसने पूरी तरह अपना इम्प्रेशन मुझ पर जमा दिया था। वह लोगों की भलाई के लिए काम करके मुझे दिखाता था। उसने मुझे बताया कि उसके माँ बाप बहुत दूर रहते हैं और यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए मेरे माँ बाप ने मंदिर में मेरी शादी कर दी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत अभी मुझे और क्या क्या दिखाने वाली है। मैं अपने माँ बाप के घर रहा करती थी और वह हफ्ते में एक बार मुझसे मिलने आया करता था। उसका कहना था कि मेरा ऐसा ही काम है। जब भी मैं उससे उसके माँ बाप के लिए पूछती तो वह कहता, वह लोग गांव में हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें उनके पास मिला सकूं। फिर मैंने सोचा मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, मैं भी बहुत बिजी थी। मेरा कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा चल रहा था।
मेरा बहुत नाम हो गया था, इसलिए मेरे पास भी इतना समय नहीं था कि मैं जाकर देखूं कि मेरी ससुराल कहाँ पर है। वह हफ्ते में आता, मेरे बच्चों से बड़ा प्यार जताता। एक दिन में वह मेरे माँ बाप की भी खूब सेवा करता। मेरे पापा उससे बहुत खुश थे, क्योंकि वह समाज सेवा का काम करता था। धीरे धीरे वह हमारी फैमिली का एक मेंबर बन गया। घर में कहीं भी आ जा सकता था, एक बेटे की तरह घर में रहने लगा था। इस तरह शादी को 1 साल गुजर गया। आज करवा चौथ था, मैंने भी व्रत रखा था। आज मेरे साथ एक और हादसा होना बाकी था। जब शाम को वह घर आया तो बहुत खुश था, मैं भी बहुत खुश थी। मैंने अच्छे से अपना करवा चौथ मनाया। अगली सुबह जब मैं उठी, सौरभ घर पर नहीं था। मुझे लगा बाहर गया होगा। शाम तक मैंने इंतज़ार किया, वह नहीं आया। मैंने उसका फ़ोन लगाया तो फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। अभी तक मुझे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र मेरे अलमीरा पर गई, जो कि खुली हुई थी। मैंने जाकर देखा तो वहाँ से मेरे गहने गायब थे। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने अपने माँ बाप को बुलाकर बताया। मेरे पापा कहने लगे शायद घर में चोरी हो गई है, पर न जाने मेरा शक सौरभ की तरफ जा रहा था। मैंने सौरभ को फिर से कॉल लगाया। इस बार उसका कॉल लग गया था। मैंने सौरभ से कहा मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं, तो वह कहने लगा कि मैं क्या तुम्हें चोर दिखता हूँ, और उसने फ़ोन काट दिया। 1 हफ्ते तक उसका कोई कॉल नहीं लगा। अब मैं पूरी तरह समझ चुकी थी कि वह यहाँ से भाग चुका है। मैं खूब रोई। मेरे माँ बाप भी देखकर मुझे परेशान थे कि मेरी ज़िंदगी में ये सब क्या हो रहा है। आज फिर से मैंने एक बार फ़ोन ट्राई किया। आज उसका फ़ोन किसी और ने उठाया। मैंने पूछा सौरभ कहाँ है, तो उसने पूछा आप कौन बोल रही हैं। मैंने कहा मैं उसकी बीबी अंजू बोल रही हूँ। मेरी बात पर वह चौंक गया और कहने लगा कि कौन अंजू, उनकी बीवी का नाम तो सुलेखा है। इतना सुनते ही तो जैसे मेरे होश गायब हो गए। मैंने उससे कहा कौन सुलेखा, मैं उनकी बीवी हूँ, उन्होंने मुझसे शादी की है। तब उस भले आदमी ने मुझे बताया कि सौरभ की शादी को तो बहुत टाइम हो चुका है, उनके 2 बच्चे भी हैं। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया और मैंने माँ को रोते रोते यह सब बताया। मेरा भाई सब सुन रहा था। मेरे भाई ने अगले ही दिन उस इंसान को ढूंढना शुरू कर दिया। मेरे भाई की अच्छी जान पहचान थी। उन्होंने पुलिस से कहकर सर्च वारंट करवाया और जैसे तैसे करके उसका एड्रेस मिल गया। पुलिस उसे पकड़कर हमारे घर ले आई। उसने जो भी अपने बारे में बताया था सब झूठ था। उसका ना कोई घर था, ना कोई माँ बाप। उसकी शादी ज़रूर हुई थी। उसने बताया उसने मेरे पैसे की वजह से मुझसे शादी की थी, मुझे धोखा दिया था। उसका प्यार सब दिखावा था। अब तक मेरे सारे गहने बेच चुका था। मेरी फैमिली ने उस पर फ्रॉड का केस कर दिया, जो कि आज तक चल रहा है। वह आज जेल में है। अब मैं पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुकी थी। मैं बाहर पूरी तरह तमाशा बन चुकी थी। मैंने बाहर निकलना बंद कर दिया था। इस दौरान मेरे माँ बाप और मेरे भाई ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। फिर मेरी नज़र मेरी बच्चियों की तरफ गई तो मेरे अंदर एक हौसला आया। मैंने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। इस पूरे मुश्किल वक्त में मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत साथ दिया, जबकि मैंने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर शादी की थी। और दूसरा हादसा मेरे साथ हो गया था। आज मैं पूरी तरह समझ चुकी थी कि माँ बाप के सिवाय इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। माँ बाप अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलतियाँ माफ़ करके उन्हें अपना लेते हैं। इस तरह समय बीतता गया। लड़कियाँ बड़ी हो चुकी थी। मेरी बड़ी बेटी अब 12th क्लास में आ गई थी। पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं थी। एक रात मैं बहुत परेशान थी। अगली सुबह मैंने एक कंपाउंडर अपने घर पर बुलाया और उससे अपना खून निकलवाया। उस खून से रातों रात मैंने एक पेंटिंग बना डाली। मैंने उसका एक वीडियो भी बनाया। उस पेंटिंग में मैंने अपने दुखों को उतारा था। अगली सुबह जब पेंटिंग मेरी बेटी ने देखी तो देखकर चौंक गई। कहने लगी माँ, यह तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, मैं अपने स्कूल में दिखाऊंगी। मेरी बेटी ने पहले पेंटिंग जाकर मेरी माँ को दिखाई। मेरी माँ को वह पेंटिंग बहुत अच्छी लगी। पेंटिंग को देखते ही वह तुरंत मेरा दर्द समझ गई। आखिर माँ जो थी। मैंने माँ को रोते रोते बताया कि माँ, मैंने ये पेंटिंग अपने खून से बनाई है। मेरी माँ और बेटी यह सुनकर चौंक गए। दोपहर में जब मेरी बेटी स्कूल से घर आई तो उसने मुझसे कहा, माँ, स्कूल में तुम्हारी पेंटिंग की सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे। मैं चाहती हूँ कि आप ये पेंटिंग यूट्यूब पर डालें। मेरी बेटी को यूट्यूब की अच्छी नॉलेज थी। उसने मेरी पेंटिंग को यूट्यूब पर डाल दिया। मेरी पेंटिंग इतनी वायरल हुई कि मैं रातों रात फेमस हो गई। लेकिन मैं दुनिया में फेमस हो गई थी, पर मेरे अंदर मेरे दिल में एक अंधेरा था। मैं अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। लेकिन अभी मेरी ज़िंदगी में एक दुख और बाकी था। मुझे अगली सुबह फ़ोन आया कि मेरे पहले पति बीमारी के चलते स्वर्ग सिधार गए हैं। यह सुनते ही मैं रोने लगी। माँ ने मुझे किसी तरह संभाला और मुझसे कहा कि तुझे जाना चाहिए। वह जैसा भी था, मेरा पहला पति था और मेरी कुछ अच्छी यादें उससे जुड़ी थी। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि माँ, मैं भी चलूँगी, और उसने इतनी बड़ी बात कह दी
कि मैं सुनकर हैरान हो गई। उसने कहा, माँ, पापा को अग्नि मैं दूंगी, पापा का अंतिम संस्कार मैं करूँगी। मैं अपनी बेटी को लेकर अपने ससुराल गई। मेरी बेटी ने अपने पापा को अग्नि दी। आज मैं विधवा भी हो चुकी थी। न जाने क्यों भगवान मेरी इतनी बड़ी परीक्षा ले रहा था। मैं वहाँ से अपने घर लौट आई। मेरी बेटी ने मुझे बहुत सहारा दिया। उसने कहा, माँ, अब आप अपनी लाइफ अच्छे से तरह से जिएँ। आपने बहुत दुख देखे हैं, अब हम आपको दुखी नहीं देखना चाहेंगे। अब मैं अपनी बेटी के साथ अपनी माँ के घर रहती हूँ। मेरे अपने काम को यूट्यूब पर फैला दिया है। अभी भी अपना कोचिंग सेंटर चलाती हूँ। बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं। अब मेरे बच्चे मेरा सहारा हैं। अब पूरी ज़िंदगी मुझे इन्हीं के लिए जीना है। मैं अपनी कहानी से आप लोगों को बस यही शिक्षा देना चाहती हूँ कि हमारे माँ बाप हमेशा हमारा भला सोचते हैं। आज मेरी एक गलती ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। माँ बाप हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोचते। उन्हें ज़िंदगी का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है। हमारी ज़िंदगी में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होना चाहिए। माँ बाप हमारे लिए जो फ़ैसला करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। जब भी कभी हमारे माँ बाप हमें गलती से रोके तो हमें उन्हें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ना कि ज़िद करके अपनी बात मनवानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।